So, students, as you all know, in last class, we talked about the structure of an atom and the historical story. कि भाई सबसे पहले जो है डाल्टन साहब ने ये कह दिया कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते ना। विलियम प्राउट आए तो बोले कि ना एटम के भीतर होता है, सब हाइड्रोजन भरा हुआ रहता है। जे थॉमसन आए तो बोले हाँ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, पूरा एटम एस्फेरिकल होता है, पॉजिटिवली एस्फेरिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। लोगों ने पूछा इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, उन्होंने कहा हाँ। तो फिर लोगों ने पूछा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं तब तो वो मूव नहीं करेंगे। तो ना, तो फिर हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में। तो जे थॉमसन का रूल गलत हो गया। फिर नेक्स्ट वाला जो रूल आया वो था रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड के रूल के अनुसार हम लोग उसी को स्टडी कर रहे थे कल। उन्होंने जब गोल्ड फॉइल लेके उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग कराया तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक हो गए, यू टर्न ले लिए। और इसके तहत पता लगाया गया कि एटम के बीचों बीच एक हेवी न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि कोई भी एटम होता है, उस एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और सारे प्रोटॉन्स इसी के अंदर रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने कहा, सब कल पढ़े थे ना जी, सारे प्रोटॉन्स इसी के अंदर रहते हैं और इसके बाहर सब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने कहा था, इसके बाहर सब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फिर रदरफोर्ड से पूछा गया अच्छा एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? तो हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या कि अगर ये कहते इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं तो फिर इनका भी थ्योरी गलत हो जाता। तो रदरफोर्ड ने कहा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन के नंबर को ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। यह बात रदरफोर्ड ने कह दिया। इनका थ्योरी सही भी मान लिया गया, काफी फेमस भी हुआ, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। लेकिन एक जगह पे जाके ये फंस गया थ्योरी। लोगों ने कहा कि एक बात बताइए, आपके अनुसार सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर राउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मोशन में है? तो रदरफोर्ड ने कहा यस ऑफ कोर्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। उन्होंने कहा कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर मोशन में आ जाएंगे तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराए, कॉलिजन होगा। मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, आपके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो अगर ये मूव करेंगे तो इनके बीच में कोलिजन होगा, कॉलिजन होगा। और अगर कॉलिजन होगा, टकराएगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज एक दूसरे से टकराता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। मतलब यहां से हीट निकलेगा, और हीट किस फॉर्म में निकलेगा? एनर्जी के फॉर्म में। हीट एनर्जी ही होता है। सुनते चलिएगा कितना कैसे तर्क बनाया जाता है। कहा गया कि आपके अनुसार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इन्होंने कहा हाँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, और टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, एनर्जी निकलेगा, मतलब इस एटम से एनर्जी रिलीज होगा। रदरफोर्ड बोले हाँ, ये तो होना चाहिए। फिर हुआ कि भाई जब इससे एनर्जी रिलीज होगा तो रदरफोर्ड आप एक बात बताइए, दुनिया का कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, जब उससे एनर्जी निकल जाता है ना, जब उससे एनर्जी निकल जाता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। शायद आपको मालूम होगा। रदरफोर्ड ने कहा हाँ मालूम है। जैसे लकड़ी को अगर हम जलाएं तो लकड़ी से जब एनर्जी निकल जाता है तो लकड़ी जो है वुड जो है, लकड़ी हल्की हो जाती है। यस, कागज है, पेपर, अगर हम उसे जला दें तो वो हल्का हो जाएगा। एक ट्रैक्टर लकड़ी है, जलाओगे तो इतना सा राख निकलेगा। तो कोई भी चीज जब एनर्जी रिलीज कर देगा
तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। कोई भी चीज एनर्जी जब रिलीज कर देगा, तो आप कैंडल को देखे होगे, कैंडल जब आधा जल जाएगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो एनर्जी रिलीज होने के बाद साइज छोटा हो जाता है। तो रदरफोर्ड से कहा गया कि अगर आपके अनुसार हम चलें तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, और जहां एनर्जी रिलीज होगा एटम का साइज छोटा हो जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज होगा एटम का साइज और छोटा हो जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज होगा एटम का साइज और छोटा हो जाएगा। ये एनर्जी रिलीज होते जाएगा और एटम का साइज छोटा होते जाएगा। जैसे आप लोग मान लो, ये आप लोग का जो क्लासरूम है, ये आप लोग का जो क्लासरूम है ये ऐसे है, हम इसके बीचों बीच एक कुआं बनवा दिए, वेल एक कुआं बनवा दिए। हम आप सभी को इस कुएं के चारों तरफ कहते हैं घूमने के लिए। आप ऐसे हैं, हम सभी को बोलते हैं खूब जल्दी जल्दी इस कुएं के चारों तरफ आप लोग चक्कर लगाओ, लेकिन टक्कर नहीं होना चाहिए। अगर एक बार भी टक्कर हुआ, कॉलिजन हुआ, एक भी पर्सन दूसरे किसी के बॉडी में टच किए, टच करते ही इस क्लासरूम का साइज छोटा कर देंगे। तो क्या होगा, सब लोग चक्कर लगाना स्टार्ट, घूमना स्टार्ट। सुनिएगा ध्यान से, सब लोग घूमना स्टार्ट। जैसे ही एक पर्सन दूसरे से टच किया, क्लासरूम का साइज छोटा हो गया। जैसे ही एक पर्सन ने दूसरे से टच किया, क्लासरूम का साइज और छोटा हो गया। ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जब क्लासरूम का साइज छोटा होते जाएगा, एक ऐसा भी समय आएगा जब क्लासरूम का साइज इतना ना छोटा हो जाएगा कि सारे बच्चे उस कुएं में जंप मारना स्टार्ट कर देंगे, गिरना स्टार्ट कर देंगे। और एक समय आएगा जब सारे स्टूडेंट्स खत्म हो जाएंगे, सभी स्टूडेंट्स उस कुएं में गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बोला गया रदरफोर्ड से कि तुम्हारे एटम के साथ भी यही होगा। अगर आप ये बात कहते हो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे घूम रहे हैं, एक ही जगह पर घूम रहे हैं, तो ये टकराएंगे और टकराने से एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी अगर रिलीज होगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, और अगर इसका साइज छोटा हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में, और इस एटम का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका थ्योरी गलत है। आप जो कह रहे हो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन टकरा ही नहीं सकता है। मूर्ख थे, इनको कह देना चाहिए हाँ 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 इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएगा, दोनों सेम चार्ज होता है, रिपेल करेगा। अरे कुछ बोलना चाहिए था, बोलवे नहीं किए जवान। और रदरफोर्ड का भी एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक बार हम बता दें। रदरफोर्ड ने, बोलिए भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, बीच में न्यूट्रॉन डाला जाता है उसके लिए। हाइड्रोजन अकेले एक प्रोटॉन रखता है तो वहां पे न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हीलियम में आ जाता है तो देखिए न्यूट्रॉन आ जाता है। चलिए भाई, कुछ कह रहे थे हम कि रदरफोर्ड ने 1911 में 1911 में एक्सपेरिमेंट किया। आप ऐसे समझो ना कि आप घर पे जाओगे ना तो आपसे कोई पूछने वाला है कि बाबू आज क्या पढ़ के आए हो, तो आप उनको बैठा के समझाओ। मम्मी है ना, मम्मी जाओ, मम्मी का हाथ पकड़ो, बैठाओ, मम्मी प्लीज सिट, आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। आप ऐसा समझ लो मम्मी पूछने वाली है, भाई है कोई घर पे पूछने वाला है, बहन है कोई पूछने वाले हैं, एक हमको दे दीजिए ना, बहन है कोई पूछने वाली है। तो जब वो लोग पूछेंगे तो कैसे होगा, क्या बताएंगे आप ऐसे समझ लो। तो आप उनको स्टोरी बताना, क्या बताना कि देखिए मम्मी ऐसा हुआ है कि बात है 1911 की, उस समय हम तो नहीं थे लेकिन मनमी सर थे उस समय। बात है 1911 की, उस समय में ना रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, और उस गोल्ड के फॉइल पर बाहर से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग कराया। अल्फा पार्टिकल को पढ़ाए थे, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग कराया। जब अल्फा पार्टिकल्स उस पर गए तो कुछ सीधे चले गए, कुछ टकरा के मूव कर गए, और कुछ यू टर्न मार लिए। उनको फोटो दिखाइएगा,
ऐसा हुआ, कुछ सीधे चले गए, कुछ टकरा के लौट लौट गए, तो इससे ये वाला जगह खाली बच गया। तो रदरफोर्ड को डाउट हुआ कि ये वाला जगह खाली बच रहा है, मतलब यहां कुछ है जिससे टकरा के सब इधर उधर भाई, इसको क्रॉस नहीं कर रहे, यहां कुछ है जो दिख नहीं रहा है। और रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या रखा? क्या रखा? न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने माना कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है। रदरफोर्ड ने माना कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं। चलो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन क्यों माना? रेज द हैंड, रेज द हैंड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को क्यों माना? इलेक्ट्रॉन भी मान सकते थे। साइलेंस। यू आंसर। ये पॉजिटिव चार्जेस थे, प्रोटॉन्स। सही बात है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्ज होने से उसको बीच में रखा जाएगा, ये कहां का रूल? बैठ जाइए। या वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। ये जो जा रहे थे वो अल्फा पार्टिकल्स थे, ये जो आ रहे हैं वो अल्फा पार्टिकल्स हैं, और अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो जो धक्का दे रहा है इसका मतलब ये भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है? प्रोटॉन्स होता है, इसीलिए अंदर प्रोटॉन्स माने जाएंगे। क्लियर? क्लियर? मम्मी को समझा देंगे? जब आप ये पूरी बात समझा देंगे तब कहिएगा कि बीच में न्यूक्लियस माना गया और न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स माने गए। और रदरफोर्ड ने कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे हैं? राउंड 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 घूम रहे हैं। तो मम्मी पूछेंगी अच्छा तो एक बात बताओ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर मम्मी घूमेगा सब, तो सारा इलेक्ट्रॉन वहां टकराएगा, हाँ, और टकराएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। और हम जानते हैं कि जहां भी एनर्जी रिलीज होता है उसका साइज छोटा हो जाता है, तो जब एनर्जी रिलीज होगा तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा, और छोटा होते 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 एक समय आएगा जब एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या मम्मी ऐसा होता है? एटम कभी खत्म होता है? तो नहीं। तो जब एटम खत्म नहीं होगा इसका मतलब ये थ्योरी गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो वही बात हम लोग आज यहां पे पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और जो आप देख चुके हैं। अब आते हैं बोर। 2 साल के बाद, बात ये 1913 की, 1913 की, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था नील्स बोर। खूब आराम से बाबू यहां से। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था नील्स बोर। इन्होंने इन्होंने रदरफोर्ड का पूरे मॉडल का स्टडी किया। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के पूरे मॉडल का स्टडी किए, ये पूरे मॉडल का स्टडी किए, और तब इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड जो बोल रहा है ना वो बात सही है। गलती क्या हो रहा है रदरफोर्ड के मॉडल में कि सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह पर है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पर होगा तो टकराएगा। इनके दिमाग में आया कि रदरफोर्ड जो बात कर रहा है वो बात तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन टकराएगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन नहीं टकरा रहा है तो आखिर कैसे होगा? इन्होंने कहा अरे इलेक्ट्रॉन टकरा नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन लाइन में घूम रहा है। जैसे मान लो अभी क्लास में आप लोग थे और हमने कहा घूमना है आपको, ये कुआं है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पे 5 आदमी को खड़ा कर देंगे, बोलेंगे घूमो, फिर इसके अगला लाइन बनाएंगे उसमें 10 आदमी को खड़ा कर देंगे, बोलेंगे तुम अपने लाइन में घूमो, तुम अपने लाइन में घूमो, सब लोग अपना अपना लाइन में घूमेगा, कभी कोई टक्कर नहीं होगा।
तब कहा नील्स बोर ने, अरे बात ये है ना कि सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं घूम रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। ये न्यूक्लियस है, लेकिन ये अलग 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 फिक्स्ड ऑर्बिट है, ऑर्बिट। ये सब सेल है, सेल। इलेक्ट्रॉन इनमें घूम रहा है, सब एक जगह पर होगा तो टक्कर मार देगा, तो सब एक जगह पर नहीं है, सब लाइन में घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन आगे है, उसके पीछे कुछ दूरी पर है, उसके पीछे कुछ दूरी पर, और ये सब लाइन में घूम रहे हैं। और लाइन में घूमेंगे तो कोई टक्कर नहीं होगा। जैसे आप लोग असेंबली के बाद स्कूल में एकदम लाइन से अपने क्लास में जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही टिफिन का, लंच का घंटी बजता है, बिना लाइन के नीचे उतरते हो, कोनो 50 सीढ़ी नीचे चला जाता है एक के बार में ना जी। एगो मारा किसी को, गया कितना दूर आगे तक, कोनो सीढ़ी पे पैर फंसाया, कोनो गिरा दो तीन सीढ़ी नीचे। तो लाइन से घूम रहे हैं। ये बात किसने कहा? नील्स बोर ने। और नील्स बोर ने इनका नाम रखा सेल्स। इनका क्या नाम रखा? सेल्स। सेल मतलब होता है रूम, शेल मिस होता है रूम। जैसे सेल बायोलॉजी में CELL होता है, वैसे केमिस्ट्री में शेल होता है, शेल, SHELL। ये भी एक रूम है। हाँ, इस रूम में हम नहीं रहेंगे, इस रूम में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इस रूम में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फिर नील्स बोर ने एक और बात कहा कि सुनो सुनो, भले ही हम रूम दे दिए तो क्या ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएगा? टकरा सकता है। तो एक बात याद रखना, सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं, समझेंगे आराम से एकदम। नील्स बोर के अनुसार ये कोई शेल है, इस सेल का ये जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। और नील्स बोर के अनुसार यहां पर 1 2 3 4 5 6, हालांकि उनके अनुसार 4 ही था, अब 6 तक आ गया है। उसी समय उन्होंने आगे जब समय बीता 6 तक कर दिए थे। वो 6 सेल्स हैं यहां पर। नील्स बोर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये था कि हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, हम पहले इसको बताएं। नील्स बोर के सामने सबसे पहले ये एक चैलेंज था। बाबू, आपका घर होगा, आपके घर में हर एक रूम में सेम एक बराबर लोग नहीं रहते होंगे ना। मान लो कि एक रूम है जिसमें भैया आपके रहते हैं, एक रूम है जिसमें दीदी रहती हैं, एक रूम है जो आपको दिया गया है, एक रूम है जिसमें मम्मी पापा रहते हैं, एक रूम है जिसमें दादा दादी रहते हैं, सब लोग हैं। लेकिन आपको जो रूम दिया गया है ना, वो बहुत बड़ा रूम दिया गया है, पूरा हॉले दे दिया गया है नहीं, आपका रूम बहुत बड़ा है, आप बड़ा खुश थे, बड़का रूम मिला है हमको, क्रिकेट खेलेंगे। एक दिन गेस्ट आया, लो 2-3 आदमी ना, और मम्मी ने सभी के सभी गेस्ट को आप ही के रूम में भेज दिया, जाइए जाइए उसी के रूम में रहिएगा। ये कौन अत्याचारी है? मम्मी को फोन कर, कौन अत्याचारी है, दिखी तो आके हमारे। अरे तो तुम ही को ना सबसे बड़ा रूम दिया गया है। बड़ा रूम मतलब ज्यादा लोग, छोटा रूम मतलब कम लोग। तो देखो, छोटा रूम मतलब कम लोग, अब बड़ा रूम मतलब ज्यादा लोग। तो जितना ही छोटा सेल होगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितना ही बड़ा सेल होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोलो, इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब हर एक रूम का नाम देना जरूरी था। जैसे मम्मी का रूम, पापा का रूम नहीं, मम्मी पापा का एक रूम, भैया का रूम, दीदी का रूम, गेस्ट रूम, बैलों का रूम, गायों का रूम, कुत्तों का रूम, सब किसी का रूम होता होगा ना। ये रूम्स का भी नाम देना जरूरी था। नेमिंग करने के जब नेमिंग करने का समय आया ना, तो नील्स बोर के दिमाग में बहुत ही बड़ा एक दिक्कत आया नेमिंग करते समय में।
इन्होंने यहां पे मान लो हम जैसे लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। सर अगर हम लोगों को पता होता कि आप ABCD भी पढ़ाइएगा, क्या जरूरत था इन 9 साल पैसा बर्बाद करने का, डायरेक्ट 10वें में नाम लिखवा दिए रहते। नहीं, नील्स बोर ने सोचा कि हम इनका नाम स्टार्टिंग का 6 लेटर ले लेते हैं, ए से लेके F तक, A B C D E F। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि हो सकता है कहीं फ्यूचर में इसके अंदर किसी ने सेल खोज दिया, कहा कि ना ए के अंदर भी एगो सेल है, तो ए के अंदर अगर सेल मिल जाएगा तो ए के अंदर वाले सेल का कुछ नाम ही नहीं रखा पाएगा कि ए के पहले कोई भी लेटर नहीं है। सोचा उन्होंने कि लास्ट का 6 लेटर ले लेते हैं, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब अगर इसके अंदर मिलेगा तो यू के पहले क्या है, टी, हम उसका नाम टी रख देंगे। वाह, नाउ आई एम राइट। फिर लोगों ने पूछा नील्स बोर, अगर इसके बाद में कोनो मिल गया तो जेड के बाद क्या देखोगे, -Z। ये वाला बात तो सही है। इन्होंने कहा कि ना आगे का टर्म लिया जाएगा ना पीछे का टर्म लिया जाएगा, बीचों बीच जो टर्म्स आते होंगे, नेम आता होगा, उसको लिया जाएगा। और बीचों बीच लाने के लिए काटा जाएगा, ए को जेड से, बी को वाई से, सी को एक्स से, डी को डब्ल्यू ई भी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू। 6 बचने वाला था, बच गया KLMNOP और नाम पड़ गया KLMNOP। अब बोला गया खोजो जहां खोजना है। अब अगर इसके अंदर खोजोगे तो के पहले क्या हो जाएगा, जे। अगर इसके बाद खोजोगे तो पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब इनके अनुसार अब कोई गलती आने का चांस नहीं है, और इसीलिए आज तक नील्स बोर का ही हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। इससे एडवांस कोई एक्सपेरिमेंट नहीं आया है। अभी तक हम लोग नील्स बोर का ही एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। फाइनल स्ट्रक्चर नील्स बोर ने दिया था। तो बोलो नील्स बोर के अनुसार क्या हुआ, कोई भी एटम का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और एटम के न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स। ये सब KLMNOP, ये सब क्या है, सेल्स हैं, सेल्स। सेल्स को ऐसे ऑर्बिट भी बोल सकते हो, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। सब सेल का नाम रखा गया है। तो सेल के भीतर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। कोई आपत्ति? तो चलिए इस बात को अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया ना KLMNOP ही नाम क्यों रखा गया, ये आपका क्लियर हो गया। ये सेल्स आने का कॉज क्या था, क्योंकि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे घूमते तो टक्कर मार के मर जाते, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स टक्कर ना मारे उसके लिए उनको रूम्स में डाला गया ना जी। अगर अभी आप लोग सभी लोग बैठे हुए हो यहाँ पर, तकरीबन मान के चलिए 30 स्टूडेंट्स हैं पूरे क्लास में, 30 स्टूडेंट्स हैं अभी, ठीक है ना, क्लियर। अब मान लो आप सभी स्टूडेंट्स को हम बोलें कि चलिए भाई बेंच हटवा देते हैं ना, घर से आप लोग चटाई उटाई लेके आइएगा कल, ठीक है ना, हल्ला के चटाई उटाई यहाँ पे बिछा दिएगा, बोले बैठो, सारे बच्चा लोग आराम से बैठ गया लो ना, नहीं बैठ पाएगा लोग।
वो कहेगा ए तनी उन्हें खिसको ना, वो कहेगा ए तनी उन्हें खिसको ना, उन्हें खिसको ना, नहीं बैठ पाओगे। लेकिन देखो बेंच डाल दिया गया, अब बोल दिया कि इस पर इतने बच्चे बैठेंगे, सब आराम से बैठे हुए हो। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम समझ रहे हैं, सब आराम से बैठे हुए हो। इतने बच्चों को क्लास में अरेंज करना आसान नहीं था, समझ में आ रहा है? तो अगर अच्छे से अरेंज करना है तो हमें अलग अलग उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा कि कौन कहां पर रहेगा। और ये बात नील्स बोर को पता था। नील्स बोर के एक दोस्त थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे 2 मिनट में, तो पहले इनके बारे में हम लोग पढ़ा दें। इन 1913 नील्स बोर प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ एटम which has removed the defects of रदरफोर्ड मॉडल। नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया जो रदरफोर्ड की गलतियों को दूर कर दिया, कि रदरफोर्ड जहां जहां पे गलत हुए उन सारी गलतियों को दूर कर दिया गया। क्या इनके एक्सपेरिमेंट का पॉइंट था? पहला पॉइंट, एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? सर न्यूट्रॉन का तो खोजे नहीं हुआ था, तो फिर ये न्यूट्रॉन आ कैसे गया? बाबू जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ ना, तो अभी नील्स बोर थे, और नील्स बोर ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अपना पोस्टुलेट में हल्का सा बदलाव किया, और उन्होंने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों होते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए पोस्टुलेट में इसको भी अब डाल के आपको साथ में पढ़ना है। जब कोई नई चीज आती है ना, तो पुराने चीज को उसके अनुसार दोबारा रिफर्बिश किया जाता है, दोबारा उसको अरेंज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स। इन्हीं को हम लोग एनर्जी लेवल्स या सेल्स बोलते हैं। दीज आर 6 सेल्स कॉल्ड KLMNOP। यस और नो? देखो इसमें हमारा नाम है मन में इतना जी। देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। हर एक एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका लिमिटेशन लगा दिया गया। जैसे यहां पर हर एक एनर्जी लेवल में लिमिटेशन लगा दिए 4 स्टूडेंट्स, एक बेंच पर 4 स्टूडेंट ही बैठेंगे। अब जैसे वो दीदी यहां पर आगे बैठ गई थी, अब यहां पर 5 स्टूडेंट हो गए थे, क्या हुआ? एनर्जी लेवल ब्रेक कर गया, रूल ब्रेक कर गया। तो रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, यस और नो? गुड। तो देखिए यहां पर फिक्स है कि एक बेंच कितने लोगों को होल्ड कर पाएगा? 4 लोगों को। 5 होंगे, क्या पता बेंचे टूट जाए। चलिए तो पढ़ा जाए कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब उसको पढ़ाने के लिए हम आपको बताते हैं फॉर्मूला। नील्स बोर ने कहा कि जो सेल होता है ना, इसमें जो सबसे छोटा सेल होता है उसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उससे बड़ा सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। लेकिन सिर्फ कहने से तो होगा नहीं, सिर्फ कहने से तो होगा नहीं। तो नील्स बोर ने कहा कि हम इसके लिए एक फॉर्मूला दे देते हैं, 2n²। उन्होंने कहा इसी फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रॉन को भर देना उसमें। कैसे? जैसे मान लो KLMNOP, तो इसका ये सब सेल है, सेल, ये सब सेल्स हैं। इनका रोल नंबर देखा जाए तो के का रोल नंबर 1, सेल नंबर, एल का रोल नंबर 2, एम का रोल नंबर 3, एन का रोल नंबर, ओ का रोल नंबर, और पी का रोल नंबर। तो अब हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर भरना है।
तो हम इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 2n²। तो पूछा जा रहा है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस और नो, यस और नो। चलिए तो हम इसको हम आप ही से पूछ लेते हैं। यू स्टैंड अप, यू फर्स्ट वन। यहां पर n के जगह पे 1 है, तो 2n² में अगर 1 का वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? n का वैल्यू तो 1 रखेंगे ना, तो टोटल का वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट करने पर? वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। 2 होगा, क्योंकि 1 को यहां रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2। अगर हम 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा। 3 को रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा। 4 का स्क्वायर 16 2 जा। ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 72। तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए हम यहां पर ये सभी चीजें लिखे हैं, है ना, इसके लिए हम यहां पर ये सभी चीजें लिखे हैं। क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। तो कहानी अभी की ये है कि आप लोग ये बात समझ चुके हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनल स्ट्रक्चर। एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस के बाहर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसका फॉर्मूला आपने देख लिया। एक क्वेश्चन टेस्ट में रहेगा इस टॉपिक से, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसमें से रहेगा। जी कहिए। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन, हम इसका कंफर्मेशन देते हैं। दिस ऑल इज हाइपोथेसिस। दिस ऑल इज हाइपोथेसिस। किसी ने आज तक एटम को नहीं देखा, तो एटम के भीतर सेल को कोई देखेगा नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मनगढ़ंत कहानियां का मतलब हुआ उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा होता होगा, और उसी पर हम लोग आज तक स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। कल आप साइंटिस्ट बने और कल आप उनके थ्योरी को काट दें और आप बोले कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं रहते हैं, और आप लोगों को यह कहें कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं, तो लोग यही मान लेंगे। लेकिन हाँ, आपको इस बात को लोगों के सामने प्रूफ देना होगा कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, हम इस बात का प्रूफ अभी देंगे। अब समझ में आ गया। वो कंफर्म नहीं थे, वो कंफर्म नहीं थे। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, मन में जो कहानियां बनती हैं उसके अनुसार वो बना दी कि ऐसा होता होगा। क्लियर, गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में आता है द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विद द फॉर्मूला 2n²। के का 1 होता है, n का वैल्यू, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। l का 2 होता है तो 8 हो गया, ऐसे बन जाएगा। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक एनर्जी लेवल में हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स्ड होता है। किसी इलेक्ट्रॉन का ना एनर्जी कभी बढ़ता है और ना ही एनर्जी कभी घटता है, कभी ये एनर्जी बढ़ते घटते नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने सेल में रहेगा तब तक उसका एनर्जी ना कभी बढ़ेगा और ना कभी घटेगा, जब तक वो अपने शेल में रहेगा। अब आता है एटॉमिक नंबर। तो आई होप आपको समझ में ये पूरा कहानी आ गया। अब आप किसी को बैठा के आराम से पूरा स्ट्रक्चर समझा सकते हो कि देखो, और बात बताएं हम आपको कि हम यहां पे जो बता रहे हैं वो सही है। क्लियर।
आप कहीं भी एकदम बिंदास इस बात को बोल सकते हो, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, है ना, आप इस बारे में किसी को भी समझा सकते हो, किसी को भी पढ़ा सकते हो ना। छोटा छोटा बच्चा सबको घर पे पकड़ो, छोटा छोटा बच्चा सबको जो अभी प्ले स्कूल में जाता हो, अब बैठा के समझाओ उसको, उसको समझाओ, सी तेरे वाज, हाँ, समझ में आ गया तब ना भागेगा। वो कहेगा, वो बस आपको देख आप कहना क्या चाहते हैं, वो पहले आराम से बैठ के सुनेगा सब। आप कहेंगे देयर वाज अ रदरफोर्ड, ही हैड गिवन हिज एटॉमिक मॉडल। आधा घंटा आप लेक्चर दे दोगे तो वो छोटका बच्चा पूछेगा कुछ कर रहे हैं। कहते ना मजाक कर रहे थे यार, जाओ खेलने जाओ। हाँ जी। नहीं, जरूरी नहीं है। जब कोई भी चीज सेंट्रल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से मूव करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर वर्क माना जाएगा तो फिर मून है ना, मून वो हमारे अर्थ के चारों तरफ चल रहा है, तो उसे भी वर्क माना जाता ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से मूव करते हैं। नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां वर्क कर रहा है, उस फोर्स के कारण उनको मूवमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? तो वही हमने अभी अभी आपको बोला था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सुनिएगा ध्यान से, इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कभी डेसिमल में नहीं होता है, मतलब इट इज एन इंटीजर। और इंटीजर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए जेड का यूज किया जाता है। नाइन्थ में पढ़े हो, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाई जेड। जेड एक जर्मन वर्ड है, जहलेन। आप जहल बोल दो चाहे जहलेन बोल दो, इसका मतलब होता है काउंट। किसी चीज को काउंट करने के लिए जहल वर्ड का यूज किया जाता है। जहल से जेड बन गया। हमेशा हम लोग प्रोटॉन्स को काउंट करके तब बताते हैं कि किस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितना एटॉमिक नंबर है। हम प्रोटॉन्स को काउंट करते हैं, इसीलिए इसके एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं? जेड से। मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये नंबर ऑफ का साइन होता है, हैश का मार्क जो होता है ना, नंबर ऑफ का साइन होता है। नंबर ऑफ, दी नंबर ऑफ को हैश मार्क से शो किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उसी को एटॉमिक नंबर माना जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, सो हम Z इज इक्वल्स टू P लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? Z मतलब एटॉमिक नंबर, P मतलब, और आपको मालूम है कि पहले ही ये बात बोल दिया गया था कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब Z इजकल्स टू P इजकल्स टू E। एनी डाउट? एनी डाउट? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं। तो यही है एटॉमिक नंबर। तो चलिए एक क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, उसका आंसर करेंगे आप लोग। फास्ट, कोई आंसर नहीं बोलेगा, हाथ नहीं उठाएगा ऊपर, आराम से बैठे रहेंगे, बस बना के चुपचाप रहिए। हम बोले हाथ नहीं उठाना। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, काहे हाथ दर्द कर, देखो तो,
ये कौन होता है एटॉमिक मास? 23। ये कौन होता है एटॉमिक नंबर? 11। न्यूट्रॉन, इसमें से इसको घटाया जाता है तो कितना हो जाएगा? तीनों किसका किसका सही है? रेज द हैंड, हैंड्स डाउन। समझ गए हैं? हम जितना पढ़ाएं बस उतना पढ़ लो, नैया पार हो जाएगी। इतना अच्छा मार्क्स आएगा, सोचे नहीं होगे। बस जितना पढ़ाएं उतना कम से कम कंप्लीट कर लो, बाहर की कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस पर फोकस करो। एक और, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां पे ए है 39, जेड है 19, तो पी हो जाएगा 19, ई हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 20। क्लियर ना? गुड। आराम से देखते हैं कौन कितना बुद्धि लगाता है। इससे पता चल जाएगा कि आप घर पे होमवर्क किए हो कि नहीं, जो नोट्स दिया गया है उसका। एक्स्ट्रा क्लासेज रहते हैं ना, क्या दिक्कत है? चलिए देखा जाए। एटॉमिक मास यहां नहीं दिया है, ये एटॉमिक मास नहीं है कि साथ में अगर प्लस माइनस का साइन आ गया तो इसको चार्ज बोलते हैं, मास नहीं है ये। तो एटॉमिक मास हम लोग यहां से उठाएंगे 39। एटॉमिक नंबर हमें, एटॉमिक मास हमें याद होगा, ऐसे भी एटॉमिक मास कभी नहीं पूछा जाता है। प्रोटॉन्स का नंबर 19, न्यूट्रॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो 17। ऐसे होना चाहिए कितना? 19, लेकिन 2 प्लस है, और 2 प्लस कहने का मतलब हुआ इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। अगर प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, अमीर आदमी है भाई, प्लस में है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो 19 इलेक्ट्रॉन था, 2 को किसी को दे आया, 17 बचा। यस और नो? सबसे ज्यादा मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन है ये, प्लस माइनस में लिख देता है ना, तो बच्चा लोग गलती कर देता है। चलो, सोडियम प्लस है, बस इतना बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां। चलो हम पूछ लेते हैं 10। कौन कौन बोल रहे हैं? रेज द हैंड, हैंड्स डाउन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 12, 11, 10 है, 10। 11 होता है, एक प्लस मतलब एक गया, कितना हो गया? क्लोरीन 2 माइनस 19। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। माइनस मतलब लिया है, किसी से कर्ज लिया है, माइनस में है, किसी से कर्ज लिया है। अरे साइन चेंज कर देना यार, प्लस होगा तो माइनस कर देना।
माइनस होगा तो प्लस कर देना, हो जाएगा। बोलो क्लियर। चलिए, तो एटॉमिक नंबर क्या है एक बार चर्चा कर लें। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर। इसको जेड से शो किया जाता है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स, जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू। क्वेश्चन ये हो चुका है, डोंट वरी, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। रिलेशन बिटवीन ए एंड जेड, ए और जेड के बीच क्या रिलेशन है। अब हमको क्या करना है, कोनो रिलेशन हो, दूसरे के रिलेशन से हम लोग को क्या मतलब है ना जी। ए और जेड जेड के बीच क्या रिलेशन है भाई, ये लोग ना जस्ट बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्लोज फ्रेंड्स कैसे हो गए, तो आप जानते हो कि ए और जेड के बीच में रिलेशन देना है, मतलब ए और जेड के बीच जब भी आपसे कभी कहे कि इनके बीच रिलेशन दो, तो आप समझ जाना कि मतलब उन दोनों को एक ही फॉर्मूला में लेके जाना है। दो चीजों के बीच जब रिलेशन देने के लिए बोले तो आप समझ जाओगे कि ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें दोनों हो, ए भी हो और जेड भी हो। अब ए से बनने वाला दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, P प्लस एन, और जेड से बनने वाला दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देना है तो हमें दिखा कि P आप P के बराबर, तो A इक्वल्स टू जेड प्लस, दिस इज द रिलेशन। एक ही फॉर्मूला में अगर वो दोनों आ जाएगा तो हम लोग इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन देम, इसी को हम उन दोनों के बीच का रिलेशन मानते हैं। अगर एक ही फॉर्मूला में दोनों आ जाएगा तो समझ में आ गया। जब भी आपसे कहे कि रिलेशन दीजिए, आप क्या करेंगे, आप एक ही फॉर्मूले में दोनों को लेके चले आएंगे, बस आपका यही काम होगा। यस और नो, गुड। तो वही बात है, उदाहरण नहीं है। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है, सब लोग जानते हैं। और आप जानते हैं एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, जेड इक्वल्स टू पी, इसीलिए हम चाहे तो जेड इक्वल्स टू जेड प्लस एन लिख सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, चलिए कहानी सुनाते हैं, एकदम आराम से समझिएगा, यहां से पूरा टॉपिक चेंज हो गया। कहानी ये सुना रहे हैं हम आपको कि ये बात है 1913 की ही, 1913 की ही बात है। नील्स बोर ने ही दुनिया को बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। अरेंजमेंट का मतलब होता है कैसे बैठे हैं अंदर, चाहे कैसे घूम रहे हैं। नील्स बोर ने दुनिया को बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर है, गाल खेल रहा है, न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग एनर्जी लेवल सेल्स होते हैं और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को भरने का फॉर्मूला 2n² होता है। इन सेल्स का नाम KLMNOP होता है। लेकिन ये बात अकेले नील्स बोर ने बताया, ये गलत है। नील्स बोर के साथ एक और साइंटिस्ट थे ना, जिनको र्यूगले ब्यूरी बोला जाता है, र्यूगले ब्यूरी। र्यूगले ब्यूरी जो थे, इन्होंने नील्स बोर के साथ कई महीनों तक काम किया, तब जाके इसके बारे में इन लोगों को पता चल पाया कि ऐसा कुछ होता होगा। इसलिए इस स्कीम को बोर ब्यूरी स्कीम भी बोला जाता है। तो वही बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² से होता है। thus after knowing the maximum number of electrons for a particular cell, the electrons of the arrangement of the electrons in an atom can be identified. This is called Bohr-Bury scheme. चार्ल्स र्यूगले ब्यूरी। पता है हम ये आपको क्यों पढ़ाए हैं? ये बात है 1915 की, 1915 की। हम गए हुए थे, है ना,
टाइटैनिक देखने के लिए। 1912 में टाइटैनिक डूबा था, और 1913 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, और 1915 में हमको बुलाया गया था टाइटैनिक बाहर निकालने के लिए ना जी। तो वहीं पर ह्यूगले ब्यूरी से भेंट हुआ। इन्होंने कहा देखिए पूरी दुनिया में नील्स बोर अपने नाम खाली कमा रहा है, हमको कोई जानता है? हम बोले चिंता नहीं करो, 2023 में हम कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, और उस समय हम आपका नाम लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए आज हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो आज के बाद जान लीजिए कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो लोगों ने मिलकर दिया था, नील्स बोर और चार्ल्स ह्यूगले ब्यूरी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बोर ब्यूरी स्कीम। बोर ब्यूरी, बोलो ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ओके। सो हियर कम्स पीरियोडिक टेबल, जो अभी आपको दिया गया है उसे ऊपर रखिए। पीरियोडिक टेबल को ओपन करेंगे। अच्छा जी, गैलियम छूट गया है। 31 पे गैलियम छूट गया, 31 पे जी लिख दीजिए, तो जी ए गैलियम, जी ए गैलियम हो जाएगा। चलिए अब आराम से समझेंगे। इसमें है, हाँ इसमें है, खूब बढ़िया से समझेंगे बाबू लोग। ये जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल, पीटी बोलते हैं। पीटी, पीटी की नहीं पीटी हम लोग कैसे मालूम है? अब पूछना पड़ेगा जो पिटाया उससे ना। पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में 7 लाइंस हैं, रोज बोलते हैं, रोज। 1 2 3 4 5 6 7। ये दो गो लाइन जो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन यहां नहीं है, यहां पर 56 के बाद 57 से लेके और 71 तक इसी एक जगह पर आ रहा है। 57 से 71 तक, तो एक जगह पर तो अटता नहीं, तो इसको निकाल के बाहर रख दिया गया है। ये 6 नंबर लाइन का है, और ये 7 नंबर लाइन में 89 से लेके अब 103 तक आ रहा है, तो इसको यहां पे रखा गया है। तो ये मत सोचना ये 8 9 हो गया, नहीं, ये यहां का है। पहला वाला यहां पे आ गया, दूसरा वाला यहां पर आ गया है। बोलो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत समझ में आ गया? तो पीरियोडिक टेबल में कितने रोज हैं? 7। इन 7 रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। तो आप इनको चाहो तो मार्किंग कर सकते हो ना, 7 रोज को ऐसे करके, ऐसे करके आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे करके। दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, इनको पीरियड्स बोलते हैं। सबका कॉज है, पढ़ाएंगे, डोंट वरी। इनको पीरियड्स बोलते हैं। क्लियर? इनको पीरियड्स बोलते हैं। अब 1 नंबर से लेके 18 नंबर तक 18 कॉलम है। देखिए तो 1 2, आप मत काटिएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 कॉलम्स हैं। इन 18 कॉलम्स को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप, ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप्स। 18 कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप्स। प्लीज इसको याद रखिएगा, क्योंकि एड्रेस बताते समय ग्रुप और पीरियड याद रहना चाहिए, तभी आप किसी का एड्रेस बता पाओगे। ग्रुप और पीरियड याद होना चाहिए। अब जैसे हम बोलें कि देखिए आप लोगों को यहां पर सिल्वर दिख रहा होगा, आप कहोगे सर सिल्वर तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम उसका एड्रेस बोलेंगे। पीरियड नंबर 5 और ग्रुप नंबर 11 देखो तो दिख गया सिल्वर?
पीरियड नंबर 5 और ग्रुप नंबर 11। तो हमको कोऑर्डिनेट्स बताते समय में, मतलब किसी एलिमेंट का लोकेशन बताते समय हमारे पास ग्रुप और पीरियड की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम ग्रुप और पीरियड को जानते हैं तो हम आराम से किसी को भी बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट इसमें किस जगह पर मौजूद है। क्लियर? क्लियर? चलिए, यू कॉर्नर प्लीज स्टैंड अप। ओके, नाउ यू प्लीज टेल मी द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ आयरन। पहले पीरियड बुलाता है, पीरियड 4 एंड ग्रुप, याद रहेगा? प्लीज सिट डाउन। पीरियड कौन सा? 4 और ग्रुप कौन सा? 8। क्लियर? क्लियर? अब हम जो अभी आपको बताए हैं इसे याद करने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम जब एक बार पढ़ा देंगे आप लोगों को उसके बारे में तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अब ये नहीं कि हम आपको रटवाएंगे ये कौन है ये कौन है, नहीं। आपको किसी भी एलिमेंट के बारे में, जैसे आयरन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे ही आपसे कहा जाएगा आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, आप उस आयरन की पूरी कुंडली बता दोगे कि कौन है आयरन। हर चीज रटा नहीं जाता है, कुछ सीखा जाता है, और सिखाने के लिए हमको यहां रखा गया। मनमीत सर हमसे बोले हैं कि इतना पढ़ा दीजिए कि सबको ना, कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम कर पाए सब, ठीक है ना? उसी का ना सैलरी मिलता है यहां से हमको। तब पैसा जमा किए हो, आज हमको सैलरी मिलेगा, पार्टी चलना है? ओके, जाओ खा के हमारे नाम पर चले आना। कोई जन्मे नहीं करता। ए क्लियर जी? चलिए, दो एलिमेंट्स को राउंड करना है। यहां पर है ब्रोमीन, घेर दीजिए, और यहां पर है मरकरी 80 नंबर पर, इसको घेर दीजिए, राउंड। पूरे पीरियोडिक टेबल में यही दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड हैं, यही दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट, अब जैसे हम कवर करेंगे वैसे ही कवर करना है। यहां बोरॉन से उठाना है, सुंदर नहीं दिख रहा है, रुको जी। हाँ, अब सुंदर दिख रहा है। ऐसे एक बॉक्स बना दो, इन 5 एलिमेंट्स को एक बॉक्स में डालो, एकदम सीधा। इन 5 एलिमेंट्स को एक बॉक्स में डालो आप, बोरॉन से लेके एस्टाटीन तक। कर ली? बोरॉन से लेके एस्टाटीन तक आप उसको एक बॉक्स में डालो, हो गया? इसके नीचे इन तीनों को ऐसे कवर कर दो, इन तीनों को। जर्मेनियम, एस्टीबियम और पोलोनियम। जर्मेनियम ऐसा कि एंटीमनी है, जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम, इन तीनों को कवर कर लो, हो गया? दिखना चाहिए दोनों बॉक्स, दिखना चाहिए, थोड़ा डार्क कर देना, दिखना चाहिए बॉक्स दोनों। अब इतना मत डार्क करना पेज पे फट जाए, है ना? ये पूरा है मेटलॉइड, ये मेटलॉइड्स हैं जो 8 गिराए हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। पीरियोडिक टेबल में 3 तरह की चीजें हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में 3 तरह की चीजें हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स ये हो गए, 8 मेटलॉइड्स है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 8 मेटलॉइड्स है। बोलो, अब खोजना पड़ेगा कौन कौन मेटलॉइड है? नहीं, बस ये 2 को डायगोनल देख लोगे आपको पता चल जाएगा। अब खुशी की बात क्या है? खुशी कौन यहां पे है ना जी? खुशी की बात यह है कि यहां के इधर
जितना आपको दिख रहा है, ये जितना आपको दिख रहा है, ये सब मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के ये पूरा जितना आपको दिख रहा है ये सब मेटल है, मेटल। और इस डायगोनल के इधर जितना आपको दिख रहा है ये सब नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो आज के बाद आपसे कोई बोलेगा मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि बताओ तो 5 मेटल का नाम, तो पीरियड टेबल अगर दिख गया तो आराम से 5 को कहीं से उठा के बोल दोगे। बोलो पहचानने में कोई दिक्कत है? अब कोई बोले कि आंख बंद करके भी हम अगर हाथ रखेंगे तो कोनो ना कोनो मेटल पर ही जाएगा ना, रोडियम पर चला गया। आंख बंद करके भी हाथ रखे तो किसी ना किसी मेटल पर ही आ जाएगा। और बस डायगोनल हमको पता रहे कहां पे है, तो आंख बंद करके भी हाथ रखेंगे तो किसी ना किसी नॉन मेटल पे जाएगा। कहां गया? क्लोरीन पे। बोलो याद रहेगा? याद रहेगा? तो पीरियोडिक टेबल में मेटल कहां है पता चल गया, नॉन मेटल कहां है पता चल गया, मेटलॉइड्स कहां है पता चल गया। क्लियर? अब देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, इसके इधर नॉन मेटल के ग्रुप में एगो लिक्विड, इसके इधर मेटल्स के ग्रुप में एगो लिक्विड। हम क्या कम रहेंगे? माने मेटल में एक लिक्विड है मरकरी, और नॉन मेटल में एक लिक्विड है ब्रोमीन। याद रहेगा? मेटल्स में एक लिक्विड है मरकरी और नॉन मेटल्स में एक लिक्विड है कौन? ब्रोमीन। एक और खुशी की बात बताते हैं, 11 नंबर में जो आपको दिख रहा है इसको आप लाइन में कर दो। 11 नंबर में तीनों एक के साथ बैठा है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों एक साथ बैठा है कि नहीं? इन तीनों को हम बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज मेटल्स, ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं जिनका सिक्का बना है हमारी दुनिया में। सबसे पहले सोने के सिक्के बनते थे, उसके बाद में चांदी के सिक्के बनते थे, उसके बाद में कॉपर के सिक्के बनते थे, आज सिल्वर के सिक्के, नॉर्मल ना, तांबा वंबा सॉरी क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम, ये सब चीज मिला मिला के, स्टील मिला मिला के सिक्के बनाए जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले सोने के सिक्के बनते थे, समझे ना। 1935 से पहले का जितना भी सिक्का होगा, 1935 से पहले का जितना भी सिक्का होगा उस सिक्के में मैक्सिमम पार्ट सोना और चांदी ये दोनों मिला होगा। 1935 के पहले का जो क्वाइन होगा उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सोना और चांदी मिक्स होता है। हम लोग के यहाँ 1912-13 के 1915 के आसपास के 5 रुपए के सिक्के हैं, इतने बड़े बड़े हैं। उन 5 रुपए के सिक्कों का टेस्टिंग हुआ था, हम लोग के यहाँ गए थे, सुनार जाके घर पे टेस्टिंग किए थे। काफी ज्यादा सिक्के हैं, बहुत ज्यादा सिक्के हैं। तो उसका हम लोग घर पे पूजा वूजा होता हो गया है, तो उसको हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं ना। तो हमारे जैसा बेटा है घर में, खपा दिया रहता, ठीक है ना। तो एक दिन हम लोग उसको चेक करवाए तो मालूम चला कि उसमें चांदी है, पर पुराना सिक्का है सब, तो उसमें चांदी मिला। तो कहानी यही है। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। हाँ। समझ में आ गया जी? अब पता है इसी में एगो बैठा हुआ है इधर यूरेनियम, जिससे दुनिया में बॉम्ब बनता है। यूरेनियम बॉम्ब बनाने के लिए, एटॉमिक बॉम्ब चाहे कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। यूरेनियम, थोरियम, देखिए ना यहीं पर सब बैठा है सब। यूरेनियम और थोरियम इन दोनों का यूज किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम और थोरियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। देखिए एक के साथ दोनों बैठा है सब, दोनों भाई हुआ ना। बीच में कौन आ गया जी? होगा कौन हो पड़ोसी? ऑल क्लियर? अब इन्हीं के बारे में हम लोग को चर्चा करना है, तो चलिए चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं खूब आराम से एकदम। हाँ, जब हम बोल दिए तो सब मेटल हो गया, नहीं बोले थे तब तक मेटल नहीं था ये। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, द टॉपिक इन द कॉपी। कॉपी में टॉपिक लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये अभी का आपका टॉपिक हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि किसी भी एटम में किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बारे में जानकारी होना चाहिए। क्लियर? हम एकदम शॉर्टकट में लेके इस टॉपिक को आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी 1913 की बात है ये, किसने कहा था जी? नील्स बोर ने बताया था। लिखते चलिए इन सभी चीजों को। नील्स बोर ने बताया था कि कोई भी राइट साइड में शेल दे दीजिएगा, ऐसा एटम बना दीजिएगा, बहुत बड़ा मत बनाइएगा, बहुत बड़ा मत बनाइएगा। यहां पर K इजकल्स टू 1, L इजकल्स टू 2, M इजकल्स टू 3, N इजकल्स टू 4, बस 4 तक बनाइएगा। KLMN, KLMN राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में लिखना है यहां पर शेल KLMN, यहां पर N 1 2 3 4, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n²। यहां पर हो जाएगा 2 8 18 32। बढ़ा दो चाहो तो इसको OP तक, 5 6 50 72। और हम जब पीरियड टेबल बढ़ाएंगे तो इसमें एक और अब बढ़ जाएगा Q, क्योंकि बिना Q को पढ़ाए हम आपको पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये हो जाएगा 798। किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी जानकारी आपके सामने है। सबसे पहले कौन सा सेल भरता है? K सेल। K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर कौन सा सेल भरता है? L। L में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। फिर कौन सा सेल फिल होगा? M। M में कितने होंगे? एनी डाउट? बाबू देखो, अगर नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आ रहा है, आप डायरेक्ट हमसे पूछो क्लास में। हमारे पास समझाने के बहुत सारे मेथड्स हैं बाबू, हमारे पास समझाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हम जितना इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, शायद हम 1-2% भी अभी आप लोगों को से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आप हमसे कहोगे तो हम और तरीके यूज करेंगे आपको समझाने के लिए। लेकिन प्लीज कोई हेजिटेशन मत रखा करो हमसे पूछने के लिए। आप यहां पैसा पढ़ने के लिए देते हो, बर्बाद हो जाओगे। 10th क्लास है, हम जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं हम समझा देंगे, उसकी गारंटी है। लेकिन आप कहोगे तब तो। अब आप यहां से आओ, प्रवचन सुनो हमारा, घर चले जाओ, उसे थोड़ी होगा। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया जी? यहां तक क्लियर हो गया जी? ओके। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। छोटा सा टॉपिक डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपका ये जो कॉपी है उसमें 21 लाइन तक देखिएगा कैसे। ये आपका जो कॉपी है
उसमें ऐसे होगा। तो इसके बाद में कैसे करना है? सबसे पहले होता है, इसके पहले दे दीजिएगा सीरियल नंबर इधर, SN। तो एक लाइन ये हो गया, और आगे 20 लाइन तक ये जाएगा, 20 लाइन तक जाएगा। तो ये तो खींचा हुआ है आपके कॉपी में, ये तो खींचा हुआ है। इसके बाद में ये वाला लाइन ड्रॉ किया हुआ है पहले से। इसके इधर यहां पर होगा एलिमेंट, एलिमेंट। फिर यहां पर होगा सिंबल। इसके इधर होगा KLMN, बस, पतला पतला। मार्किंग करो तो पहले। ट्वेंटी लाइन्स तक जाना चाहिए, 20 लाइन तक। हो गया जी। अब हम आपको 3 मिनट देते हैं, सिर्फ आप इसको लिखोगे, इसको एलिमेंट का नाम 1 से 20 तक लिखो। तो आपको बोले थे याद करने के लिए, आप चाहो तो पहले सिंबल लिख दो, अगर जरूरत लगे तो पहले सिंबल लिख दो, ताकि आपको एलिमेंट का नाम याद आ जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बस इतना तक आपको लिख लेना है। जिन्हें भी याद नहीं है, 1 से 30 तक, 1 से लेके 30 तक आपको याद कर लेना है, आज के आज। ऐसे बहुत दिन पहले हम होमवर्क दे चुके हैं, ये नहीं याद है तो लिखिए। नाम बोले थे लिखने के लिए ना, आप सिंबल लिखे हैं, सिर्फ नाम लिखिए। अरे भूल रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल दिए ही है, उससे देख के लिख लीजिए। ट्वेंटी तक लिखना है आपको। ओके, ये मत लिख दीजिएगा अभी, अभी बस इधर का दोनों सीरियल नंबर डाल दिए हैं 1 से 20 तक। वेरी गुड। गुड। कितना उसका आप मरहम पट्टी कर दिए हैं बीच बीच में, हैंडी प्लास्ट लगा लगा के, वो काट कुट। चलिए कोई नहीं, होता है, गलती करेंगे तभी सीखेंगे ना। एग्जाम तक तो सीखना ही है, नहीं चाहिए। इतना दान पुण्य करने वाला लोग है ना यहाँ,
कॉपी फेंक देता सर, नहीं पढ़ेंगे। चलिए हो गया। अब देखो, हाइड्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो मात्र के में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? तो के में 2 रहता है, हो जाएगा। लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 3, के में 3 दे देंगे, हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 रहते हैं। तो यहां 2 को रह जाएगा, एक को चला जाएगा भैया के रूम में। 2 आदमी यहां, 1 आदमी वहां। क्लियर? बेरिलियम में कितना हो जाएगा? 2 2। बोरॉन में 2 3। कार्बन में 2 4। नाइट्रोजन में 2 5। ऑक्सीजन में 2 6। नाइट्रोजन में सॉरी फ्लोरीन में 2 7। नियॉन में 2 8। सोडियम में 2 9। क्या हुआ? अच्छा ये गलत हो गया। ओ एल में 8 होता है। तेज हो? अच्छा बताते हैं, काहे घबरात हो? 2 8। क्लियर ना? आगे लिखते जाओ, लिखते जाओ। गुड 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 गुड, वेरी गुड। लिख लिया आपने? वेरी गुड। आपने लिखा होगा आपने लिखा होगा 17 पे है क्लोरीन, 2 8 7। यस और नो? KLMN। आपने लिखा 18 पे आर्गन, 2 8 8। 19 पे पोटाशियम, 2 8 9। अब एक बात बताओ भाई, यहां के में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मान लिए बात। एल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता था, तभी आपका बात मान लिए। लेकिन एम में 18 हो सकता है। देखो सबूत, 18 हो सकता है। तो फिर हमने 9 लिखा, तो कौन गुनाह कर दिए? 20 पर CA। रुको, सब सही है। 2 8 10। अच्छा एक बात बताओ, एम में 18 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो हम 10 लिखे, तो प्रॉब्लम क्या है? 8 से ज्यादा अब क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रूल है। क्या रूल है? ऑक्टेट रूल। लेकिन ऑक्टेट बॉक्टेट रूल नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग कल प्रूफ करेंगे कि क्यों एम में 18 हो सकता है, फिर भी हम 18 तक नहीं ले सकते हैं। इसको कल के क्लास में समझाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो।